हेलो वैंक्सियंस, मेरे चैनल वंगजन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस खराब आवाज़ के लिए सॉरी। एग्ज़ाम से आते वक्त मैं भीग गई थी और कोल्ड मुझे रिपीट कर दिया है, तो गला थोड़ा ख़राब है। तो आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। आज सुबह मुझे एक व्यूअर के थ्रू पता चला कि ऑथर ने वीडियो डाली है जिसमें वो कह रही हैं कि मैंने उनको क्रेडिट नहीं दिया है, और वो मेरे व्यूअर्स से भी नाराज़ थी। और उन व्यूअर्स ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने साइड से क्लियर करने की कोशिश की, पर ऑथर ने ना तो उनका कमेंट रिप्लाई किया और ना ही कमेंट को पब्लिक होने दिया। मतलब उनके अकॉर्डिंग वो कमेंट हाइड कर रही थी, वो बस वही कमेंट पब्लिक कर रही हैं जो उनके फेवर में है। बहरहाल उनके बताने के बाद मैंने भी उनका वो वीडियो देखा और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितना शॉक्ड और हर्ट हुई थी। मतलब अभी लास्ट नाइट ही हमारी उनके चैनल की ग्रोथ को लेकर बात होती है और सुबह मुझे उनके वीडियो का पता चलता है। पहले मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे भी एक वीडियो से ही रेस्पॉन्स करना चाहिए। फिर मैंने कुछ एफ एक्सप्लेन करने वाले यूट्यूबर्स से बात की। उन लोगों ने मुझे बताया कि व्यूअर्स को एक शॉर्ट में बताकर कोशिश करूं कि मैं पर्सनली इस इशू को सॉल्व कर लूं। अगर ना हो तब एक प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन जैसे उन्होंने किया है मैं भी करूं। मुझे सही भी लगा, सिंस ऑथर को मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूं। मैं नहीं चाहती कि इस बात की वजह से हमारे बीच एक बिटरनेस आए, और उनसे मेल से कांटेक्ट भी किया मैं अभी भी उनसे कांटेक्ट में हूँ। अगर इशू सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में समझाऊंगी कि एक्चुअली क्या हुआ। बस मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो आई एम नॉट अ स्टोरी थी। मैंने प्रॉपरली उनसे परमिशन ली थी और प्रॉमिस के अनुसार मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का नाम भी दिया था। अब उनका गूगल पे अलग चैनल है, वो AO3 पे नहीं लिखती हैं, और उनके चैनल के थ्रू ही आप कहीं भी मतलब विजिट कर सकते हो, आप जहाँ भी जाना चाहो तो। और वो गूगल पे आप डालोगे ईजान वैंक्सियन फैनफिक, जो हमेशा मैं डालती आई हूँ, तो उनका चैनल खुल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके चैनल का यही नाम डाला। फिर उन्होंने मुझे बताया, 2 एपिसोड के बाद उन्होंने मुझे मिल किया कि ऐसा है कि तुम ऑडियो में भी एक बार बोलो लोगों को इंट्रो वाले पार्ट में कि ये मेरा चैनल है। और ये तो मैंने वो भी एपिसोड 3 और एपिसोड 4 में बोला। मैंने उनसे कहा भी कि मैं हर वीडियो में नहीं बोल सकती। उन्होंने कहा 1-2 में ही बोल देना। मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार थी कि मैं आगे भी 1-2 बार के बाद भी मैं एक रेगुलर इंटरवल पे बता दिया करूँगी लोगों को। अभी मैं कमेंट की रिप्लाई करने का उनको कंप्लेंट था कि मैं उनके मतलब कमेंट में रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो आप पिछले वीडियोज़ भी जाके देख लो। मैंने मेरे FF के बारे में भी जिन लोगों ने पूछा है, मैंने 1-2 कमेंट रिप्लाई करने के बाद कमेंट नहीं रिप्लाई किए हैं, क्योंकि अगर दोस्तों मेरे पास इतना ही टाइम होता तो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करती। मैं मतलब नहीं कर पाती हूँ सारे कमेंट रिप्लाई, नहीं होता इतना टाइम मेरे पास, और किसी के पास नहीं होता है, कोई भी नहीं करता है। आप देख लो, आप किसी का भी चैनल देख लो कि कोई सारे कमेंट रिप्लाई कर रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो रेगुलर केवल वीडियो बनाते हैं, वही मतलब सारे कमेंट रिप्लाई कर पाते हैं। तो ये सारी शिकायतें थी ऑथर को मुझसे। तो ठीक है, मेरी अभी उनसे बात हो रही है। अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो ठीक है, और अगर नहीं सॉर्ट आउट होंगी तो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी कि क्या चीज़ें हैं। बहरहाल मैं यही कोशिश करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि यहाँ आप कहानी सुनने आते हो, कोई इशू डिस्कस करने तो आते नहीं हो। आई होप वो भी समझ जाएं कि व्यूवर्स और रीडर्स अलग अलग होते हैं, और एक भी होते हैं तो मैंने जो चैनल का नाम डाला है उससे ही उनके चैनल तक लोग आराम से पहुँच जाते हैं। मैं हमेशा से उनके चैनल पे वैसे ही पहुँचते आई हूँ। तो ठीक है, चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का पार्ट 5। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस FF की ऑथर हैं वैंक्सियन लविन्स, और आप इस FF को ijanvangxianfanfic.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग की बात को इग्नोर करके उसे गोद में उठाता है
और उसे लेके अस्पताल से बाहर आने लगता है। दोनों को ऐसे देख के वहाँ पे खड़े बहुत सारे लोग बहुत इन्वेसियस फील कर रहे थे। अब कहानी आगे। वांगजी जैसे ही हॉस्पिटल से विंग को गोद में लेकर बाहर आता है, उसके सामने ब्लैक मर्सिडीज कार तेजी से आकर रुकती है और वांगजी को आता देख फैंसिंग तुरंत गाड़ी से उतरकर उसके लिए डोर ओपन करता है। वांगजी विंग को संभाल कर पहले बैठाता है, फिर दूसरे साइड से आकर उसकी साइड में बैठ जाता है। जल्दी ही गाड़ी हॉस्पिटल से दूर निकल जाती है। विंग खुद को चुपचाप वांगजी से दूर करके गाड़ी के एकदम दूसरे कोने में चला जाता है। उसकी मैनली स्मेल किसी को भी अपना कंट्रोल खोने के लिए मजबूर करने वाली थी। विंग अपने मन में कहता है, ये लड़का बहुत एलिगेंट और अट्रैक्टिवली डेंजरस है और मैं खुद को इसके चाव में फंसने नहीं दे सकता। तभी वांगजी के सेक्सी लिप्स ओपन होते हैं और 2 सिंपल वर्ड्स निकलते हैं, तुम्हारा पता। विंग अब शॉक्ड होकर टूटती हुई आवाज में कहता है, क्या मेरा पता? वांगजी कहता है, क्या तुम डर रहे हो? मैं काटूंगा। वांगजी की पर्सनालिटी में ऐसा करिश्मा था कि कोई भी मैन या वुमेन उसके लिए पॉवर्ट हो जाए, लेकिन विंग उसे ही पॉवर्ट समझता था। एक ऐसा पॉवर्ट जिसे कोई नहीं जानता कि वो पॉवर्ट है, बस विंग जानता है। अब विंग कहता है, मिस्टर लैन, आप क्यों नहीं पहले मुझे आप पहले खुद होटल चले जाते और मैं अपने घर चला जाऊंगा। वांगजी उसका रिफ्यूजल सुनता है। थोड़ी देर के लिए उसके हाथ अपने डॉक्यूमेंट के पेज पर रुक जाते हैं जिन्हें वो फ्लिप करने वाला था। फिर वो कहता है, मैंने कोई होटल बुक नहीं किया। विंग के चेहरे पे एक्सप्रेशन साफ साफ कह रहे थे, ये एक सफ़ेद झूठ है। वांगजी उसके चेहरे की तरफ बिना देखे फिर नॉर्मली कहता है, मैं आज की रात तुम्हारे घर बिताऊंगा। मिस्टर लैन, आपने मेरे लिए जो भी किया मैं उसके लिए रियली बहुत थैंकफुल हूँ, लेकिन आप ऐसे लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मैं आपका एक फेवर ओ करता हूँ और आपको रिपे भी करूँगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। विंग एकदम क्लियर वॉइस में उसे कहता है, ठीक है, फिर आज की रात हम मेरा फेवर रिपे करने के लिए यूज़ करेंगे। वांगजी कहता है। विंग अब उसे मना नहीं कर पाता, पर वो अभी भी चुप था। वांगजी अब एक ठंडी आह भरते हुए ड्रामेटिकली कहता है, लगता है मिस्टर जाओ ने जब कहा कि वो मुझे रिपे करेंगे तो वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं थे। विंग अब एम्बैरेस्ड हो रहा था। अगर अब भी वो वांगजी को मना करता है तो इसका मतलब वो अपने वादे से मुकर रहा है, लेकिन वो वांगजी को अपने घर भी नहीं ले जा सकता था। ऐसा करने से वांगजी को पता चल जाएगा कि उसकी एक बेटी है। वो वांगजी को ये बात जानने नहीं दे सकता था, क्योंकि फिर उसे नहीं पता कि वांगजी क्या करेगा। उसे और किसी बात का डर नहीं था, बस उसे फई को खोने का डर था। उसे डर था कि कहीं वो फई को खो न दे। हालांकि वो जानता था कि फई अपने फादर को कितना मिस करती है और उसके लिए उसे भी बहुत बुरा लगता था, पर वो उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता था। विंग को इतने देर से ख्यालों में खोया चुप देखकर वांगजी फिर से उसे अपना पुराना प्रपोजल देता है, तुम खुद को मुझे क्यों नहीं दे देते? विंग थोड़ी देर अपना फोन देखता है, फिर कहता है, पता है सिल्वर लेक गार्डन सोसाइटी। वांगजी अब अपनी फाइल के साइड से तिरछी नज़र से विंग के चेहरे पर देखता है और उसके चेहरे पे सीक्रेटली एक स्माइल आ जाती है। फैंसिंग अब सिल्वर लेक गार्डन सोसाइटी के गेट पर जीपीएस के अकॉर्डिंग रुकता है। वांगजी अब गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखता है। चारों तरफ बहुत ग्रीनरी थी, स्पेस भी कम नहीं था। ये बहुत सुंदर तो नहीं था, पर रहने के लिए बुरा भी नहीं था।
विंग फिर से वांग जी को खुद को कैरी करने से रोक नहीं पाता। दोनों पहले लिफ्ट में जाते हैं, फिर जल्दी ही 9th फ्लोर पर अपने फ्लैट के सामने। विंग अपनी पॉकेट से की निकालकर डोर ओपन करके वांग जी को अंदर इनवाइट करता है। मिस्टर लैन, प्लीज अंदर आइए। वो उसे एक स्लीपर देते हुए कहता है, मेरे पास मेल गेस्ट के लिए बस यही है। वांग जी स्लीपर पहनकर अंदर आता है। विंग उससे पूछता है, आप क्या लेंगे, पानी या जूस? वांग जी लिविंग रूम के सोफे पर आराम से बैठते हुए कहता है, पानी। वो पूरे घर को ऑब्जर्व करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि इस घर में कोई मैन नहीं रहता, और अब लगता है कि जैसा कि उसके फ्रेंड मेंग्याओ ने कहा था कि मिसेज लैन एक गुड कैरेक्टर के पर्सन है। तभी उसकी नज़र टीवी कैबिनेट पर रखी एक विमेन की फोटो पर जाती है। विंग उसे पानी का ग्लास देते हुए जब देखता है कि उसकी नज़रें अभी भी उस फोटो पर हैं, तो वो उसे बताता है कि ये फोटो मेरी रूममेट जुआन लू की है, जो अभी अपने पेरेंट्स से मिलने गई है, जबकि वास्तव में उसने लू को मैसेज करके उसे एक रात के लिए वही के साथ अपने घर रुकने को कहा था, और वो खुद लू के घर रुका था। उन दोनों के पास एक दूसरे के घर की चाबियां थी। बस वो कैसे भी वांग जी को आज की रात समझा ले, फिर उन दोनों का हिसाब बराबर, और कल सुबह से उसका उस पर कोई एहसान नहीं होगा। और जब तक वांग जी को फई के होने का पता नहीं चलेगा, सब कुछ ठीक ही रहेगा। विंग अब उठकर बेडरूम की तरफ जाते हुए कहता है, आप गेस्ट रूम में सो सकते हैं। वहाँ एक नई टॉवेल और पेस्ट और टूथब्रश बाथरूम में है, आप यूज़ कर सकते हो। मैं जा रहा हूँ आराम करने। लेकिन वास्तव में वांग जी का लास्ट टाइम होटल रूम में अकेला होना उसे याद आ गया था। कैसे वांग जी ने उसे किस कर लिया था, और कहीं न कहीं वो डर रहा था। अब वांग जी पानी की ग्लास से एक घूंट पानी पीते हुए कहता है, क्या मिस्टर जाओ मुझसे डर रहे हैं? नहीं तो मैं तो बस थोड़ा अच्छा नहीं फील कर रहा था, और बहुत लेट हो गया है। मुझे आराम की ज़रूरत है। विंग अपना हाथ अपने लोअर स्टमक पर रखते हुए कहता है, और मिस्टर लैन को भी आराम करना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर आराम करते हैं। वांग जी ग्लास को टेबल पर रखते हुए कहता है, और खड़े होकर नेचुरली अपने हाथ विंग की कमर पर उसे सपोर्ट देने के लिए रखता है, और उसे मास्टर बेडरूम की तरफ ले जाता है। बेडरूम को विंग को बेड पर जबरदस्ती लिटा देता है। विंग अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट पर प्रोटेक्टिवली रखते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मैं आपके साथ यहाँ सोने के लिए अग्री नहीं हुआ था। वांग जी अब मुस्कुराते हुए कहता है, तुम क्या क्या गंदी बातें सोच रहे हो, डर्टी माइंडेड। वो उसे कंबल उड़ाते हुए कहता है, तुम आराम करो, मैं यही हूँ। उस वार्म लाइट में टॉल वांग जी की आंखें रात में स्टार की तरह लग रही थी। उसका ग्लोइंग फेस, डार्क आईज। विंग का दिल फिर एक बार जोर से धड़कने लगता है। वो दूसरी तरफ नजर कर लेता है और खुद से कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो वांग जी से कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे सोने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत हो। आप जाइए और आराम करिए। वो वांग जी से कि वहाँ रहते सो भी कैसे सकता था, और फिर वांग जी भी पूरा टाइम उसकी देखभाल और काम करके थक गया होगा। वांग जी कहता है, अगर तुम सोना नहीं चाहते तो हम बात कर सकते हैं। विंग कहता है, बात किस बारे में? वांग जी कहता है, तुम जानना चाहते थे कि मैं खुद को तुम्हारा हस्बैंड क्यों कहा। विंग एक्चुअली क्यूरियस था कि वांग जी उसे कैसे एक्सप्लेन करेगा कि उसने ऐसा क्यों कहा। वांग जी पहले तो उसे डीपली देख रहा था, मानो वो उसे सब कुछ सीरियसली बताने वाला है। फिर वो कहता है, तुम एक दिन समझ जाओगे।
मतलब विंग को अब इतना गुस्सा आता है, वो वांगजी को घूरते हुए अपने मन में कहता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। पहले तो खुद ही उसकी क्यूरियोसिटी जगाता है और फिर ऐसे जवाब देता है, मतलब उसके आंसर देने और अब तक कुछ ना बताने में क्या अंतर है। वो वांगजी से कहता है, मिस्टर लान, अच्छा हो मैं ना ही समझूं, और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहता है, मैं अब सोने जा रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप करिए। विंग को अपनी तरफ बैक करते हुए देख वांगजी अपनी एक आईब्रो रेज करता है। उसके चेहरे पे एक स्मिक वाली स्माइल के साथ कहता है, आराम करो और कोई अनकंफर्टेबल फील हो तो मुझे बताना। विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वांगजी अब कमरे की लाइट ऑफ करके साइलेंटली दरवाजा बंद करके वापस लिविंग रूम में आ जाता है। वो फैंसिंग को कॉल करके अपने लिए कपड़े मंगाता है। फैंसिंग जल्दी ही उसकी चीजें लेकर वहां आ जाता है और कहता है, मिस्टर लैन, क्या सच में आप आज रात यहीं रुकेंगे। वांगजी, जो अब तक विंग के लिए इतना जेंटल और सॉफ्ट था, अपने पुराने अवतार में आते हुए कोल्डली उससे कहता है, तो तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा था। आगे के इंस्ट्रक्शंस के लिए फैंसिंग उससे पूछता है, तो क्या हम कल जा रहे हैं। वांगजी कहता है, हम सब कुछ ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग ही करेंगे। विंग थिएटर प्रोजेक्ट का मेन डिजाइनर है तो उसके पास अभी बहुत मौके हैं। फैंसिंग ओके कहकर वहां से चला जाता है। वांगजी अब अपने कपड़े निकालता है। उसकी बॉडी पूरी तरह शेप में थी, कहीं भी कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं। वो बाथ लेकर अपना ग्रे नाइट गाउन पहनता है जो उसे और भी एलिगेंट दिखने की वजह बन गया। अब वो फिर से अपनी ग्लासेस लगा कर सोफे पर बैठकर लैपटॉप में अपना काम करने लगता है। रात को 1 बजे जब विंग पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर लिविंग रूम में आता है तो देखता है कि वांगजी अभी भी जग रहा है। वो अपने नाइट गाउन में विंग को बहुत एलिगेंट दिख रहा था। उसका क्लीन वाइट परफेक्ट लुक मानो वो कोई ग्रीक गॉड हो। उसके चेहरे पर पड़ती लाइट और उसकी सिकुड़ी भवें, उसका मन हो रहा था कि वो उन्हें अपने हाथों से टच करके नॉर्मल कर दे। विंग को गिल्टी भी फील हो रहा था कि उसके कारण ही वांगजी को ऐसे एक्स्ट्रा नाइट वर्क करना पड़ रहा है। विंग मुड़कर अपने कमरे में चला जाता है और वहां से एक ब्लैंकेट लाकर वांगजी को देते हुए कहता है, बहुत ठंड है, खुद को कवर कर लीजिए। आप बीमार हो गए तो क्या होगा, मेरे पास आपका ख्याल रखने के लिए टाइम नहीं है। वो छुपकर खुद वांगजी को ब्लैंकेट उठा देता है। वांगजी अब थोड़ा फ्रोन होकर के डिसअपॉइंटिंग वे में कहता है, तुम्हारे पास थोड़ा भी कॉन्शियस नहीं है ना। विंग अब मुस्कुराकर कहता है, मिस्टर लान, आपको मेरे केयर की क्या ही ज़रूरत, आपके पास तो ऑलरेडी बहुत से लोग हैं, लेकिन कोई भी मेरा दिल से केयर नहीं करता। ये कहते हुए वांगजी अब थोड़ा सैड दिख रहा था। विंग उसकी तरफ देखता है और समझ जाता है कि वांगजी को बुरा लगा है। वो अब अपने हाथ से उसका लैपटॉप बंद करते हुए कहता है, काम तो हमेशा ही ऐसे ही रहेगा, आपको आराम करना चाहिए। वांगजी कहता है, मुझे आज का काम आज ही खत्म कर देना पसंद है। विंग अब उसे उठाते हुए कहता है, लेकिन हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए सोना भी ज़रूरी है। आप कल फ्रेश फील करेंगे और एक्टिवली काम करेंगे। अनजाने में वांगजी को उठाते वक्त विंग गलती से उसके ग्रे गाउन एक तरफ से खिंच जाता है और वांगजी की ऊपरी बॉडी दिखने लगती है। उसके 6 पैक की एक एक लाइन एकदम क्लियर थी। उसके मैनलीनेस में चार्म, स्ट्रेंथ और हार्मोन्स का एक बहुत अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन था। वो एक मेल मॉडल जैसा था जिसे देखकर कभी मन न भरे। विंग अब चीखते हुए अपनी आंखें बंद करके दूसरी तरफ चेहरा कर लेता है।
उसके चिक इतने रेड हो गए थे कि वांगजी उन्हें पुल करना चाहता था। सडनली विंग को अपनी बैक से एक वार्म टच फील होता है। वांगजी उसे पीछे से हक करते हुए अपनी सेक्सी और स्लो वॉइस में कहता है, मिस्टर जाओ, लगता है आपसे और इंतजार नहीं हो रहा। चारों तरफ अचानक जो हॉटनेस आ गई थी, विंग की पूरी बॉडी में मानो एक करंट दौड़ गया हो। उसे अपनी लोअर बॉडी में इचिंग फील हो रही थी। उसके स्टमक में ऐसी सेंसेशंस हो रही थी मानो एक साथ कई बटरफ्लाईज उड़ रही हों। विंग खुद को संभालते हुए कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था और मैंने कुछ भी नहीं देखा। वांगजी कहता है, अच्छा। उसका ये अच्छा कहने का तरीका बहुत प्लेफुल था, जिसे कंटिन्यू रखते हुए वो कहता है, कुछ नहीं देखा? फिर मैं बिना कोई चार्ज लिए तुम्हें दिखा सकता हूँ। अब वांगजी विंग को पकड़कर उसका फेस अपनी तरफ कर देता है, लेकिन विंग अभी भी अपनी आंखें टाइटली बंद रखता है। वो प्लीडिंग टोन में वांगजी से कहता है, मिस्टर लैन, प्लीज अपने कपड़े प्रॉपरली पहन लीजिए। ये एक एक्सीडेंट था, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वांगजी फिर उससे उसी प्लेफुल अंदाज में कहता है, ओह, फिर मेरी हेल्प कर दो कपड़े प्रॉपरली पहनने में। वो उससे और एम्बैरेस करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे विंग का शर्म से लाल चेहरा बहुत क्यूट लग रहा था। विंग उसे समझ रहा था कि ये लड़का उसे आग से खेलने के लिए उकसा रहा है। वो कहता है, आपके पास भी तो 2 हाथ हैं। पर वांगजी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। वो कहता है, ठीक है, फिर मैं भी एक्सीडेंटली तुम्हारे कपड़े के साथ वही करूँगा जो तुमने मेरे साथ किया। विंग के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपने आंखें बंद रखे ही वांगजी की नाइट गाउन की बेल्ट ढूंढता है और अपनी आंखें स्लाइटली खोलकर बस वांगजी की कॉलर बोन देखता है और उसे ऊपर करके उसकी नाइट गाउन का बेल्ट टाइटली बांध देता है। वो इतना नर्वस था कि उसके हाथ कांप रहे थे और वांगजी ये पूरा प्रोसेस खूब एंजॉय कर रहा था। बास्टर्ड, बैड गाय, डेविल, विंग अपने मन में कह रहा था। ये लड़का पिछले जन्म में जरूर उसका दुश्मन रहा होगा, जो इस जन्म में भी उसे हराने आया है। लो हो गया बोल के विंग तुरंत अपने कमरे में भाग जाता है। वो उसके बाद ठीक से नहीं सो पाया। बार बार उसको वांगजी के ड्रीम आ रहे थे, स्पेशली वो प्लेफुल डार्क आंखें। वो कैसे भूल सकता था। तो दोस्तों, ये पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।